नमस्कार दोस्तों, धवल मेडिकल लेक्चर में आपका स्वागत है। तो आज हम साइकियाट्रिक का एक डिजॉर्डर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है सिजोफ्रेनिया। तो हम सिजोफ्रेनिया की डिफाइन पढ़ने वाले हैं और सिजोफ्रेनिया किस वजह से डेवलप हो सकता है, उसके कॉजेज क्या होंगे वो हम पढ़ने वाले हैं। उसके बाद सिजोफ्रेनिया के डिफरेंट टाइप क्या होते हैं और उसमें कौन कौन से साइन एंड सिम्टम आ सकते हैं वो हम पढ़ने वाले हैं। उसके बाद सिजोफ्रेनिया को कैसे डायग्नोसिस करेंगे और उसका मेडिकल मैनेजमेंट क्या होता है वो हम पढ़ेंगे। और लास्ट में हम पढ़ेंगे कि सिजोफ्रेनिया में कौन कौन सी साइकोथेरापी दे सकते हैं वो हम पढ़ने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं सिजोफ्रेनिया की डिफाइन से। तो ये सिजोफ्रेनिया का पहले तो मीनिंग क्या होता है। तो सिजो का मीनिंग होता है स्प्लिट। सिजो का मीनिंग क्या होता है, तो सिजो का मीनिंग होता है स्प्लिट। और फ्रेनिया का मीनिंग क्या होता है, तो फ्रेनिया का मीनिंग होता है माइंड। फ्रेनिया का मीनिंग क्या होता है, माइंड। तो इस स्प्लिट का मतलब क्या होता है, तो स्प्लिट का मतलब होता है विभाजन होना, दरार आना, डिवीजन हो जाना। क्या होता है, डिवीजन हो जाना, डिवीजन होना। माइंड का मीनिंग क्या होता है, तो माइंड का मीनिंग होता है हमारा मन। हमारे मन में विभाजन आना, हमारे मन में दरार आना या हमारे मन में डिवीजन हो जाना, जिसको हम क्या बोलेंगे, सिजोफ्रेनिया बोलने वाले। तो ये माइंड का मीनिंग क्या होता है, तो हमारे ब्रेन और माइंड में डिफरेंट क्या होता है, हमारा ब्रेन और माइंड में डिफरेंट क्या होता है। जो हमारा ब्रेन है जिसमें सेरेब्रम आता है, सेरेबेलम आता है, पॉन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा आते हैं, जिनको हम क्या बोलने वाले, ब्रेन बोलने वाले, जिनको हम छू सकते हैं, जिनको हम क्या छू सकते हैं, जिसको हम ब्रेन बोलने वाले। तो माइंड किसको बोलेंगे, तो जो हमारा ब्रेन का फंक्शन होता है जिसको हम बोलने वाले माइंड बोलने वाले। एग्जाम्पल से किसी भी पर्सन की थिंकिंग होती है, इमोशंस होते हैं, परसेप्शन होता है, मूड होता है, उसका बिहेवियर होता है, उसकी मेमोरीज होती है, जिसको हम क्या बोलने वाले, इसको हम बोलने वाले माइंड बोलने वाले। तो ये हमारे माइंड में डिस्टरबेंस आ जाता है, हमारे माइंड में विभाजन हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है, जिसको हम सिजोफ्रेनिया बोलते हैं। तो ये हमारा सिजोफ्रेनिया का मीनिंग हो गया। अब सिजोफ्रेनिया वर्ड किसने दिया था, तो सिजोफ्रेनिया इज कॉइनेड बाय यूजन ब्यूलर इन 1908। 1908 में यूजन ब्यूलर नाम के साइकियाट्रिस्ट थे जिन्होंने सिजोफ्रेनिया नाम दिया था। तो 1908 के पहले, 1908 से पहले सिजोफ्रेनिया को क्या बोलते थे, तो 1908 से पहले सिजोफ्रेनिया को हम बोलते थे डिमेंशिया प्रीकॉक्स। 1908 में डिमेंशिया प्रिकोस का नाम बदलकर क्या कर दिया, सिजोफ्रेनिया कर दिया। किसने कर दिया, यूजन ब्यूलर ने। अब ये सिजोफ्रेनिया होता क्या है, सिजोफ्रेनिया की डेफिनेशंस क्या होती है, तो सिजोफ्रेनिया इज ए ग्रुप ऑफ मेंटल इलनेस। ये एक ग्रुप ऑफ मेंटल इलनेस है जिसमें बहुत सारे साइकेट्रिक डिजॉर्डर होते हैं, इसलिए सिजोफ्रेनिया को हम क्या बोलते हैं, इट इज ए ग्रुप ऑफ मेंटल इलनेस, क्योंकि इसमें बहुत सारे साइकेट्रिक डिजॉर्डर सिजोफ्रेनिया में दिखाई देते हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं ग्रुप ऑफ मेंटल इलनेस या ग्रुप ऑफ मेंटल डिजॉर्डर। एंड साइकोसिस कंडीशन। अब ये साइकोसिस का मीनिंग क्या होता है, तो ये साइकोसिस का मीनिंग क्या होता है, तो साइकोसिस का मीनिंग होता है सेल्फ अवेयरनेस एब्सेंट होना, सेल्फ अवेयरनेस एब्सेंट होना, मीन्स इंसाइट एब्सेंट होना। कोई भी पेशेंट होगा, कोई भी पर्सन होगा और उसको साइकोसिस की बीमारी है, तो उसको उसके खुद के बीमारी में कुछ पता नहीं होता है कि उसे कौन सी बीमारी है, उसे क्या हुआ है, जिसको हम क्या बोलेंगे, साइकोसिस बोलेंगे। एग्जाम्पल से हम सोचे कि किसी भी पर्सन को साइकोसिस हुआ है, उसके फैमिली मेंबर उस पर्सन को साइकेट्रिक हॉस्पिटल में लेके जाते हैं। डॉक्टर उस पेशेंट को पूछते हैं कि आपको क्या तकलीफ है, आपको क्या हुआ है, आपको कौन सी बीमारी है। तो वो पेशेंट क्या बोलेगा, वो पर्सन क्या बोलेगा डॉक्टर को, आप बीमार होंगे, ये सब मेरे फैमिली मेंबर बीमार है जो मुझे इस जगह लेके आए, मुझे तो कुछ नहीं हुआ है। ऐसा कौन बोलता है, साइकोसिस वाला पेशेंट बोलता है। मीन साइकोसिस वाले पेशेंट में सेल्फ अवेयरनेस एब्सेंट होती है, इंसाइट एब्सेंट होती है।
उसे पता ही नहीं होता है कि उसको कौन सी बीमारी है, जिसको हम क्या बोलेंगे, साइकोसिस बोलने वाले हैं। तो साइकोसिस किस में होता है, सिजोफ्रेनिया वाले पेशेंट में होता है। तो जो कोई भी पर्सन होगा, जिस पर्सन को सिजोफ्रेनिया डेवलप हुआ है, तो उस पर्सन को पता नहीं होगा कि मुझे सिजोफ्रेनिया है या नहीं, या मुझे कोई बीमारी है या नहीं। उसको तो ऐसा होगा कि मुझे कोई बीमारी नहीं है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, साइकोसिस बोलेंगे। तो अब कोई भी पर्सन होता है, उसको उसकी बीमारी के बारे में खुद पता होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं न्यूरोसिस। क्या बोलते हैं, न्यूरोसिस बोलते हैं। एग्जाम्पल से हम सोचे कि कोई भी पर्सन से उसको भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने से उसको डर लगता है, जिसको हम फोबिया बोलते हैं। अब वो पेशेंट डॉक्टर के पास जाएगा, तो डॉक्टर उसको पूछेगा कि आपको क्या तकलीफ है, तो वो पेशेंट बोलेगा कि मुझे भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने से डर लगता है, उसको फोबिया है, डॉक्टर को पता चल जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूरोसिस बोलते हैं। मीन्स उस पर्सन को पता होता है कि मुझे मेरी बीमारी क्या है, जिसको हम न्यूरोसिस बोलेंगे। साइकोसिस किसको बोलेंगे, उस पर्सन को उसके खुद के बीमारी के बारे में कुछ पता नहीं होता है, जिसको हम साइकोसिस बोलने वाले। तो साइकोसिस किस में प्रेजेंट होता है, सिजोफ्रेनिया वाले पेशेंट में प्रेजेंट होता है। तो सिजोफ्रेनिया वाले पेशेंट कौन से होते हैं, साइकोसिस कंडीशन प्रेजेंट होती है। तो सिजोफ्रेनिया की हम डिफाइन देखें तो इट इज ए ग्रुप ऑफ मेंटल इलनेस एंड साइकोसिस कंडीशन। क्या होता है, साइकोसिस कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय मेजर डिस्टर्बेंस इन इमोशन, परसेप्शन, बिहेवियर, मूड, थिंकिंग, मेमोरीज एंड थॉट। कोई भी व्यक्ति होता है, उसका विचार, उसका व्यवहार, उसकी भावना, उसकी धारणा, उसका मन, उसके कार्य में मेजर डिस्टरबेंस आ जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सिजोफ्रेनिया बोलते हैं। तो कोई भी पर्सन होगा, उसके थिंकिंग में, उसके मूड में, उसके बिहेवियर में, उसके परसेप्शन में, उसके इमोशन में, उसकी मेमोरी में जो मेजर डिस्टरबेंस आ जाएगा, उस पर्सन को हम क्या बोलेंगे, सिजोफ्रेनिया बोलेंगे। तो ये हमारी सिजोफ्रेनिया की डेफिनेशन हो गई। 1000 पॉपुलेशन होगी, कितनी, 1000 पॉपुलेशन होती है, उसमें से कितने पेशेंट को सिजोफ्रेनिया हो सकता है, उसमें से 1 to 5 पर्सन को क्या हो सकता है, सिजोफ्रेनिया हो सकता है। तो हमारी सिजोफ्रेनिया की डिफाइन हो गई। अब हम पढ़ने वाले हैं कॉजेज और इटियोलॉजी ऑफ द सिजोफ्रेनिया। सिजोफ्रेनिया किस वजह से डेवलप हो सकता है, उसके कॉजेज क्या होंगे, वो हम पढ़ने वाले हैं। जिसमें हमारा फर्स्ट वन होता है बायोकेमिकल फैक्टर। बायोकेमिकल फैक्टर में क्या आता है, तो हमारे ब्रेन के अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, उनका लेवल चेंज हो जाने की वजह से, उनका लेवल इम्बैलेंस हो जाने की वजह से सिजोफ्रेनिया डेवलप होता है। तो ये न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है, तो न्यूरोट्रांसमीटर हमारे ब्रेन के अंदर केमिकल सब्सटेंस होते हैं। क्या होता है, हमारे ब्रेन के अंदर केमिकल सब्सटेंस होते हैं, ये केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो हमारे ब्रेन के अंदर इंफॉर्मेशन को, हमारे ब्रेन के अंदर मैसेज को ट्रांसफर करने का काम करते हैं। जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, जिनका लेवल इम्बैलेंस हो जाने की वजह से सिजोफ्रेनिया डेवलप हो सकता है। तो न्यूरोट्रांसमीटर में कौन कौन से न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, तो इसमें डोपामाइन का लेवल होता है, सेरोटोनिन होता है, एसिटाइल कोलिन होता है, गामा एमाइनो ब्यूटारिक एसिड होता है, नॉर एपिनेफ्रिन होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन होते हैं और एंडोर्फिन होते हैं। जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, न्यूरो रेगुलेटर्स होते हैं, जो जिसकी वजह से, जिनका इम्बैलेंस हो जाने की वजह से सिजोफ्रेनिया डेवलप हो सकता है। अब हमारा सेकंड वन होता है न्यूरोस्ट्रक्चरल फैक्टर। जो हमारे ब्रेन के जो न्यूरॉन होते हैं, जो स्ट्रक्चर होती है न्यूरॉन की, उसमें कोई प्रॉब्लम होने की वजह से सिजोफ्रेनिया डेवलप हो सकता है, जिसको हम बोलेंगे न्यूरोस्ट्रक्चरल फैक्टर। अब ये न्यूरोस्ट्रक्चरल फैक्टर में किस वजह से डेवलप हो सकता है, तो हमारे ब्रेन के अंदर जो वेंट्रिकल होते हैं, जिसके अंदर सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है, जो फ्लो होता है, उस वेंट्रिकल में डायलेट हो जाने की वजह से, वो वेंट्रिकल लार्ज हो जाने की वजह से हमारे ब्रेन के फंक्शन में डिस्टरबेंस आ जाएगा और सिजोफ्रेनिया डेवलप होगा। मेनली कौन से वेंट्रिकल होते हैं, तो मेनली हमारा जो लेटरल वेंट्रिकल होता है और थर्ड वेंट्रिकल होता है, जिसका लार्ज हो जाने की वजह से
सिजोफ्रेनिया डेवलप होता है। अब हमारे वेंट्रिकल लार्ज किस वजह से डेवलप होते हैं, तो हमारे वेंट्रिकल के अंदर होता है सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, उसका लेवल इंक्रीज हो जाने की वजह से सिजोफ्रेनिया डेवलप हो सकता है। हमारे वेंट्रिकल में इंफेक्शन होने की वजह से भी सिजोफ्रेनिया डेवलप होता है। हमारे वेंट्रिकल में कोई ट्यूमर हुई है तो भी सिजोफ्रेनिया डेवलप हो सकता है, या हमारे वेंट्रिकल में कोई सिस्ट हुआ है तो भी सिजोफ्रेनिया डेवलप हो सकता है। उसके बाद आता है एट्रोफी इन द फ्रंटल लोब। फ्रंटल लोब में क्या आएगा, तो फ्रंटल लोब में हमारा सेरेब्रम आता है, जो हमारा बड़ा ब्रेन होता है। फ्रंटल लोब में क्या आता है, हमारा सेरेब्रम आता है। उसके बाद आता है सेरेबेलम, हमारा छोटा ब्रेन होता है। और हमारी जो लिम्बिक स्ट्रक्चर होती है जो हमारे मिड ब्रेन में होती है, तो हमारे ब्रेन के अंदर एट्रोफी हो जाने की वजह से सिजोफ्रेनिया डेवलप हो सकता है। अब ये एट्रोफी क्या होती है, तो एट्रोफी का मीनिंग होता है, एट्रोफी का मीनिंग होता है डिक्रीज साइज ऑफ सेल। हमारे सेल की साइज डिक्रीज हो जाना, हमारे ब्रेन के सेल की साइज डिक्रीज हो जाना, जिसको हम एट्रोफी बोलने वाले हैं। अब एट्रोफी होने की वजह से, हमारे ब्रेन की एट्रोफी होने की वजह से भी हमारे ब्रेन के फंक्शन में डिस्टर्बेंस आ जाएगा और सिजोफ्रेनिया डेवलप हो सकता है। एट्रोफी किस वजह से डेवलप हो सकती है, तो कोई भी पर्सन क्रॉनिक स्मोकर है, क्रॉनिक अल्कोहलिक है, क्रॉनिक क्या है, स्मोकर है, पेशेंट अल्कोहलिक है, पेशेंट का ब्लड शुगर लेवल ज्यादा रहता है, पेशेंट डायबिटिक है तो उसको एट्रोफी हो सकता है। या पेशेंट का ब्लड प्रेशर ज्यादा रहता है, पेशेंट के ब्रेन में कोई इंफेक्शन हुआ है, मोस्ट कॉमनली ओल्ड एज में एट्रोफी होती है, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, एट्रोफी होने की वजह से सिजोफ्रेनिया डेवलप हो सकता है। तो हमारा सेकंड कॉजेज हो गया। अब हम थर्ड कॉजेज पढ़ने वाले हैं। अब हमारा थर्ड कॉजेज है फैमिली हिस्ट्री और जेनेटिक फैक्टर। हमारे फैमिली में हिस्ट्री की वजह से और जेनेटिक फैक्टर की वजह से सिजोफ्रेनिया डेवलप होता है। कैसे डेवलप होता है, तो इफ बोथ पेरेंट्स आर सिजोफ्रेनिक देन रिस्क विल बी 40% इन चिल्ड्रन। हमारे माता और पिता दोनों में सिजोफ्रेनिया डेवलप हुआ है तो हमें भी सिजोफ्रेनिया डेवलप होने के चांसेस कितने होते हैं, 40% हो जाते हैं। तो हमारे मदर और फादर दोनों में सिजोफ्रेनिया डेवलप हुआ है तो कितने चांसेस होते हैं उसके चिल्ड्रन में सिजोफ्रेनिया डेवलप होने के, 40% चांसेस होते हैं। अब या इन दोनों में किसी एक में सिजोफ्रेनिया है, या हमारी मदर में सिजोफ्रेनिया है या हमारे फादर में सिजोफ्रेनिया है, दोनों में से किसी एक में सिजोफ्रेनिया डेवलप होता है तो कितने चांसेस होते हैं, तो इफ वन पेरेंट्स आर सिजोफ्रेनिक देन रिस्क इज 10%। कितना रिस्क होता है, 10% रिस्क होता है। तो दोनों में से किसी एक में, हमारे मदर या फादर में से किसी एक में सिजोफ्रेनिया है तो उसके चिल्ड्रन में सिजोफ्रेनिया डेवलप होने के चांसेस कितने होते हैं, 10% होते हैं। तो हमारे मदर और फादर में से डिफेक्टिव जीन उसके चिल्ड्रन में ट्रांसफर होते हैं, जिसकी वजह से सिजोफ्रेनिया डेवलप होने के चांसेस होते हैं। उसके बाद फोर्थ वन होता है पेरीनेटल फैक्टर, पेरीनेटल रिस्क फैक्टर। पेरीनेटल का मीनिंग क्या होता है, तो ए टाइम व्हेन फीमेल प्रेग्नेंट, जब कोई भी फीमेल प्रेग्नेंट होती है उसके दौरान उसको कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं तो भी सिजोफ्रेनिया डेवलप हो सकता है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, पेरीनेटल रिस्क फैक्टर। उसमें क्या हो सकता है, तो कॉम्प्लिकेशन ऑफ द प्रेगनेंसी ड्यूरिंग लेबर एंड डिलीवरी, डिलीवरी के दौरान, लेबर के दौरान कोई कॉम्प्लिकेशन डेवलप होता है तो भी सिजोफ्रेनिया डेवलप हो सकता है। या मैटरनल में कोई वायरल इन्फ्लुएंजा हुआ है, क्या होता है, मैटरनल में कोई इंफेक्शन हुआ है, मदर प्रेग्नेंट मदर में कोई इंफेक्शन हुआ है या कोई इन्फ्लुएंजा हुआ है, जिसकी वजह से भी सिजोफ्रेनिया डेवलप हो सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा पांचवा आता है, फिफ्थ आता है साइकोसोशियल फैक्टर। साइकोसोशियल फैक्टर में कोई भी पर्सन से ज्यादा डिप्रेशन में रहता है, स्ट्रेस में रहता है, स्ट्रेसफुल उसकी लाइफ है, जिसकी वजह से भी सिजोफ्रेनिया डेवलप होता है। जिसकी स्ट्रेस की वजह से हमारे केमिकल इनबैलेंस हो जाते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर इनबैलेंस हो जाते हैं, जिसकी वजह से सिजोफ्रेनिया डेवलप होता है। उसके बाद आता है पैथोजेनिक फैमिली पैटर्न। हमारे घर में डेली झगड़े होने की वजह से, एग्जाम्पल हम सोचे
कि कोई फैमिली है, उसका हस्बैंड है जो डेली ड्रिंक करके आता है, दारू पी के आता है और घर में झगड़े करता है, लड़ाई करता है, जिसकी वजह से डेली रूटीनली क्या होता है, झगड़े करने की वजह से, लड़ाई करने की वजह से हमारे किसी भी फैमिली मेंबर में क्या हो जाएगा, ज्यादा डिप्रेशन में रहेगा, स्ट्रेस में रहेगा और केमिकल इम्बैलेंस हो सकता है, जिसकी वजह से सिजोफ्रेनिया डेवलप हो सकता है। तो एनवायरमेंटल फैक्टर या पैथोजेनिक फैमिली पैटर्न की वजह से भी क्या हो सकता है, सिजोफ्रेनिया डेवलप हो सकता है। उसके बाद हम 6.1 पढ़ेंगे सोशियो कल्चरल फैक्टर। तो सोशियो कल्चरल फैक्टर से भी सिजोफ्रेनिया डेवलप हो सकता है, जिसमें हमारा फर्स्ट वन होता है वॉर एंड वायलेंस। तो वॉर एंड वायलेंस की वजह से भी सिजोफ्रेनिया डेवलप होता है। एग्जाम्पल से हम सोचे कि अभी रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है, हमास और इजराइल के बीच युद्ध चल रहा है, जिसकी वजह से वहाँ के जो आम नागरिक होते हैं, जो इनोसेंट पब्लिक होती है, जो इनोसेंट नागरिक होते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, महिलाएं होती है, जो होमलेस हो जाते हैं, जिनके घर में किसी फैमिली मेंबर की डेथ हो जाती है, जिसकी वजह से सिजोफ्रेनिया डेवलप हो सकता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और टेंशन आएगा, जिसकी वजह से सिजोफ्रेनिया डेवलप हो सकता है। तो वॉर एंड वायलेंस की वजह से सिजोफ्रेनिया डेवलप हो सकता है। उसके बाद आता है इकोनॉमिकल और एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम। कोई भी पर्सन अनएम्प्लॉयमेंट हो जाता है, बेरोजगार हो जाता है, जिसकी वजह से भी सिजोफ्रेनिया डेवलप हो सकता है। या सोशल और टेक्नोलॉजिकल चेंजेस की वजह से भी सिजोफ्रेनिया डेवलप होता है। एग्जाम्पल से हम सोचे कि टेक्नोलॉजिकल में अभी मोबाइल है, जो बहुत सारे पर्सन है जिनको मोबाइल का एडिक्शन हो जाता है, पूरा दिन मोबाइल चलाते रहेंगे, पूरा दिन रील्स देखे रहेंगे, जिसकी वजह से न्यूरोट्रांसमीटर इम्बैलेंस हो जाएगा और सिजोफ्रेनिया डेवलप हो सकता है। तो ये हमारे कॉजेज होते हैं सिजोफ्रेनिया डेवलप होने के। अब हम रेशियो देखें कि कौन से पर्सन में सबसे ज्यादा सिजोफ्रेनिया डेवलप होते हैं। तो हम सेक्स रेशियो देखें तो मोर कॉमन इन मेल, फीमेल के अकॉर्डिंग मेल के अंदर सिजोफ्रेनिया डेवलप होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ऐसा नहीं है कि फीमेल में भी सिजोफ्रेनिया नहीं होते, लेकिन फीमेल में भी सिजोफ्रेनिया होते, लेकिन मेल में ज्यादा होते हैं। तो सेक्स रेशियो देखें तो मोर कॉमन इन मेल में होते हैं। मैरिटल स्टेटस देखें तो अनमैरिड जो होते हैं उनमें सिजोफ्रेनिया डेवलप होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। हम आईक्यू लेवल देखें तो जिनका आईक्यू लेवल लो है, जिनमें सिजोफ्रेनिया डेवलप होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। हम इकोनॉमिकल स्टेटस देखें तो जिनका इकोनॉमिकल स्टेटस लो है, जिसमें सिजोफ्रेनिया डेवलप होने के चांसेस होते हैं। तो हमारा रेशियो हो गया और कॉजेज हो गया कि किस वजह से सिजोफ्रेनिया डेवलप होते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंट टाइप ऑफ द सिजोफ्रेनिया। सिजोफ्रेनिया के डिफरेंट टाइप क्या होंगे वो हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम फर्स्ट वन पढ़ने वाले हैं सिंपल सिजोफ्रेनिया। तो ये सिंपल सिजोफ्रेनिया क्या होता है, तो द बिहेवियर ऑफ द पर्सन्स बिकम सोशियली विड्रॉवल। पर्सन्स क्या कर देता है, सोशियली विड्रॉवल हो जाता है। सोशियली विड्रॉवल क्या होता है, कोई भी पर्सन से, जिस पर्सन को सिंपल सिजोफ्रेनिया डेवलप हुआ है तो वो किसी से बातचीत नहीं करेगा, वो पूरा दिन बैठा रहेगा, कोई भी सोशली एक्टिविटी नहीं करेगा, कोई भी सोशल फंक्शन होगा तो वहां पर नहीं जाएगा, मीन्स पूरा दिन बैठा रहेगा, जिसको हम क्या बोलने वाले हैं, सिंपल सिजोफ्रेनिया बोलने वाले हैं। अब ऐसे पेशेंट को इलेक्ट्रो कन्वर्जन थेरापी दे सकते हैं क्या, नहीं दे सकते, क्योंकि इस पेशेंट को इलेक्ट्रो कन्वर्जन थेरापी देंगे तो भी कोई भी इफेक्ट नहीं होता है ईसीटी का, इसलिए ईसीटी को हम क्या बोलेंगे, ईसीटी इज ए नॉट इफेक्टिव। क्या होता है, ईसीटी इज ए नॉट इफेक्टिव। उसके बाद आता है प्रोग्नोसिस। ऐसे पेशेंट का प्रोग्नोसिस कैसा होता है, तो ऐसे पेशेंट का प्रोग्नोसिस पुअर होता है। प्रोग्नोसिस पुअर का मीनिंग क्या होता है, प्रोग्नोसिस पुअर का मीनिंग होता है लो चांस ऑफ द रिकवरी फ्रॉम डिजीज। पेशेंट को कोई भी रिकवरी नहीं आएगी ईसीटी से, इसलिए इसको हम बोलेंगे प्रोग्नोसिस पुअर होता है ऐसे पेशेंट में, जिसको हम सिंपल सिजोफ्रेनिया बोलने वाले हैं। उसके बाद सेकंड वन होता है हेबेफ्रेनिक सिजोफ्रेनिया। हम हेबेफ्रेनिक सिजोफ्रेनिया को हम डिसऑर्गेनाइज्ड सिजोफ्रेनिया भी बोल सकते हैं। अब ये हेबेफ्रेनिक सिजोफ्रेनिया में क्या होता है, तो द बिहेवियर ऑफ द पर्सन्स बिकम चाइल्डिश हो जाता है, रेग्रेसिव होता है और सिली बिहेवियर हो जाता है, जिसको हम क्या बोलने वाले हैं, हेबेफ्रेनिक सिजोफ्रेनिया बोलने वाले हैं। तो मीन्स कोई भी पर्सन होता है, एग्जाम्पल से हम सोचे कि किसी भी पर्सन में हेबेफ्रेनिक सिजोफ्रेनिया डेवलप हुआ है, अब उसकी उम्र ज्यादा है, उसकी उम्र 20 से ज्यादा है, मोर देन 20 है उसकी उम्र, तो अभी वो कैसा बिहेवियर करेगा, चाइल्डिश बिहेवियर करेगा, सिली बिहेवियर करेगा, मीन्स बचकानी हरकतें करेगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, हेबेफ्रेनिक सिजोफ्रेनिया बोलेंगे। वो छोटे बच्चे जैसी हरकतें करेगा, उसकी उम्र ज्यादा है तो भी वो छोटे बच्चे जैसी उम्र करेगा, जिसको हम क्या बोलने वाले, हेबेफ्रेनिक सिजोफ्रेनिया बोलेंगे।
रेग्रेसिव का मीनिंग क्या होता है? रेग्रेसिव का मीनिंग होता है गोइंग बैक। गोइंग बैक मीन्स वो उसकी उम्र ज्यादा है तो भी वो वापस छोटे बच्चे जैसी हरकतें करने लगता है, जिसको हम रेग्रेसिव बोलने वाले हैं। तो हमारे हेबेफ्रेनिक सिजोफ्रेनिया में पेशेंट को ईसीटी दे सकते हैं क्या? ईसीटी दे सकते हैं, लेकिन पेशेंट को ईसीटी से कोई भी रिकवरी नहीं होगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ईसीटी नॉट इफेक्टिव, कोई भी इफेक्ट नहीं डालेगी इलेक्ट्रो कन्वर्जन थेरापी। तो ऐसे पेशेंट में क्या दे सकते हैं? ईसीटी नहीं दे सकते, क्योंकि ईसीटी का कोई भी काम नहीं होता है, नॉट इफेक्टिव होती है। अब ऐसे पेशेंट क्या ठीक हो सकते हैं क्या? पेशेंट ठीक हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, जिसको हम क्या बोलेंगे? प्रोग्नोसिस। ऐसा इस पेशेंट का प्रोग्नोसिस कैसा होता है? पुअर होता है। प्रोग्नोसिस पुअर का मीनिंग क्या होता है? लो चांस ऑफ द रिकवरी फ्रॉम डिजीज। कोई भी डिजीज होती है जो डिसऑर्गेनाइज्ड सिजोफ्रेनिया, हेबेफ्रेनिक सिजोफ्रेनिया डेवलप हुआ है, तो उसका चांसेस बहुत कम होते हैं रिकवरी होने में, तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्रोग्नोसिस बहुत पुअर होता है। प्रोग्नोसिस क्या होता है? पुअर होता है। तो हमारा दो टाइप हो गए सिजोफ्रेनिया के। अब हम थर्ड टाइप पढ़ेंगे सिजोफ्रेनिया का। उसके बाद अब हम पढ़ने वाले थर्ड टाइप ऑफ द सिजोफ्रेनिया, जिसका नाम है पैरानोइड सिजोफ्रेनिया। तो पैरानोइड सिजोफ्रेनिया क्या होता है? इट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द सिजोफ्रेनिया। जो हमारा सिजोफ्रेनिया डिजीज है उसमें मोस्ट कॉमन टाइप कौन सा सिजोफ्रेनिया होता है? तो मोस्ट कॉमन टाइप होता है पैरानोइड सिजोफ्रेनिया होता है। अब ये पैरानोइड सिजोफ्रेनिया में कैसा बिहेवियर होता है? तो द बिहेवियर बिकम परसिक्यूटरी। पर्सन्स का बिहेवियर कैसा होता है? परसिक्यूटरी या परसिक्यूशन बिहेवियर हो जाता है। एग्जाम्पल से सब मेरे पे जुल्म कर रहे हैं। परसिक्यूटरी का मीनिंग क्या होता है? जुल्म करना या मेरे पे अत्याचार करना, ऐसा पेशेंट को लगता है, उसको हम क्या बोलते हैं? द बिहेवियर ऑफ द पर्सन्स बिकम परसिक्यूटरी। उसमें मोस्ट कॉमन होता है डिल्यूजन ऑफ द परसिक्यूशन। डिल्यूजन ऑफ द परसिक्यूशन क्या होता है? द पेशेंट हैव फॉल्स फिक्स्ड बिलीफ दैट एवरी पर्सन्स आर अगेंस्ट टू मी एंड एवरी पर्सन्स आर ट्राइंग टू किल मी। सब मेरे पीछे पड़े, सब मुझे मारना चाहते, ऐसा पेशेंट को बिहेवियर हो जाता है। ऐसा पेशेंट को लगता है कि सब मुझे मारना चाहते हैं और मेरे पीछे पड़े हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? पैरानोइड सिजोफ्रेनिया बोलेंगे। वो पेशेंट बोलेगा कि पूरे दुनिया की पुलिस मेरे पीछे पड़ी है, सब लोग मेरे पीछे पड़े, सब लोग मुझे मारना चाहते, ये मेरे फैमिली मेंबर मुझे मारना चाहते, ये डॉक्टर जो है वो मुझे मारना चाहता है। ऐसा पेशेंट का बिहेवियर हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? डिल्यूजन ऑफ द परसिक्यूशन बोलते हैं। पेशेंट को फॉल्स फिक्स्ड बिलीफ हो जाता है। उसके बाद पेशेंट को क्या होता है? डिल्यूजन ऑफ द ग्रैंडियोसिटी होता है। ये डिल्यूजन ऑफ द ग्रैंडियोसिटी क्या होता है? पेशेंट को लगता है कि मैं दुनिया में किंग हूँ, आई एम ए किंग ऑफ द वर्ल्ड। पेशेंट को ऐसा लगेगा मैं ही हूँ बस दुनिया में, मैं ही भगवान हूँ, आई एम ए गॉड। पेशेंट को लगेगा मैं ही दुनिया में भगवान हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। ऐसा पेशेंट को लगने लगता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? डिल्यूजन ऑफ द परसिक्यूशन बोलते हैं। जो मैं बोलता हूँ वो पूरी दुनिया करती है, ऐसा पेशेंट को लगता है। वो डॉक्टर को दिखाने के लिए ले जाएंगे ऐसे पेशेंट को, तो वो डॉक्टर को बोलेगा कि अमेरिका के प्राइम मिनिस्टर, रूस के प्राइम मिनिस्टर मेरे घर पे चाय पीने आते हैं, रोज मेरे उनसे फोन पे बात होती है। ऐसा पेशेंट बोलता है। कौन? डिल्यूजन ऑफ द ग्रैंडियोसिटी वाला पेशेंट बोलता है। वो डॉक्टर को बोलेगा कि आपको कुछ काम हो तो बोलना, मेरे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के साथ भी रोज सुबह उनसे मैं चाय पीता हूं उनके साथ, ऐसा पेशेंट बोलेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? डिल्यूजन ऑफ द ग्रैंडियोसिटी बोलने वाले। वो अपने आप को खुद किंग मानता है, वो अपने आप को खुद गॉड मानता है, भगवान मानता है, उसको हम क्या बोलेंगे? डिल्यूजन ऑफ द परसिक्यूशन बोलेंगे। उसको हम क्या बोलेंगे? डिल्यूजन ऑफ द ग्रैंडियोसिटी बोलेंगे। उसके बाद आता है डिल्यूजन ऑफ द रेफरेंस और आइडियाज ऑफ द रेफरेंस। अब ऐसा पेशेंट आएगा जो बोलेगा सब मेरे बारे में बातचीत करते हैं, टीवी पे जो मूवी चल रही है वो भी मेरे बारे में बात कर रहे हैं, टीवी पे जो न्यूज चल रहा है वो भी मेरे बारे में बात कर रहे हैं। पूरे सब पर्सन्स क्या होता है? गांव के, सिटी के सब पर्सन्स मेरे बारे में बात करते हैं, ऐसा पेशेंट बोलता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? डिल्यूजन ऑफ द रेफरेंस या आइडियाज ऑफ द रेफरेंस बोलने वाले। हमने थर्ड टाइप पढ़ा था पैरानोइड सिजोफ्रेनिया। तो हम पैरानोइड सिजोफ्रेनिया में क्या दे सकते हैं? ईसीटी दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं? इलेक्ट्रो कन्वर्जन थेरापी दे सकते हैं, क्योंकि ऐसे पेशेंट में ईसीटी क्या होता है? इफेक्टिव होती है, क्योंकि डिल्यूजन ऑफ द परसिक्यूशन हो रहा था,
डिल्यूजन ऑफ द रेफरेंस हो रहा था, डिल्यूजन ऑफ द ग्रैंडियोसिटी हो रही थी। इस वजह से पेशेंट को क्या दे सकते हैं, ईसीटी इफेक्टिव होती है, पेशेंट रिकवरी फ्रॉम डिजीज हो सकता है, उसका प्रोग्नोसिस कैसा होता है, गुड होता है, पेशेंट रिकवर होगा पेशेंट पैरानोइड सिजोफ्रेनिया में से। तो पेशेंट को ईसीटी क्या कर सकते हैं, पेशेंट को ईसीटी दे सकते हैं और उसका प्रोग्नोसिस कैसा होता है, गुड होता है। उसके बाद हम फोर्थ टाइप पढ़ेंगे जिसका नाम है कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया। हमारा फोर्थ टाइप है कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया। मोस्ट डेंजरस सिजोफ्रेनिया कौन सा होता है, तो मोस्ट डेंजरस सिजोफ्रेनिया होता है कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया। और मोस्ट कॉमन सिजोफ्रेनिया कौन सा होता है, तो मोस्ट कॉमन सिजोफ्रेनिया होता है पैरानोइड सिजोफ्रेनिया। तो कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया कौन सा है, इट इज द मोस्ट डेंजरस सिजोफ्रेनिया होता है। अब कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया में बिहेवियर कैसा होता है, तो द डिस्टर्बेंस इन मोटार बिहेवियर, पर्सन्स के मोटार एक्टिविटी में, मोटार बिहेवियर में डिस्टर्बेंस आ जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया बोलने वाले हैं। अब कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया के भी दो टाइप होते हैं, एक होता है कैटाटोनिक एक्साइटमेंट और दूसरा होता है कैटाटोनिक स्टूपर। तो ये कैटाटोनिक एक्साइटमेंट क्या होता है, तो द पर्सन्स बिहेव लाइक ए वाइल्डिश एनिमल्स, पर्सन्स वाइल्डिश एनिमल्स लाइक बिहेवियर करता है, पेशेंट खुद को हार्म पहुंचाएगा या दूसरे को हार्म पहुंचाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे, कैटाटोनिक एक्साइटमेंट बोलेंगे। एग्जाम्पल से कोई भी कैटाटोनिक एक्साइटमेंट वाला पेशेंट आता है हॉस्पिटल में, तो वो सबके साथ मारपीट करता है, उसके फैमिली के साथ मारपीट करेगा या उसको खुद को चोट पहुंचाएगा या किसी दूसरे को चोट पहुंचाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे, कैटाटोनिक एक्साइटमेंट बोलेंगे। तो द पर्सन्स बिहेव लाइक ए वाइल्डिश एनिमल्स एंड हार्मफुल टू सेल्फ एंड अदर, दूसरे को चोट पहुंचाएगा या खुद को चोट पहुंचाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे, कैटाटोनिक एक्साइटमेंट बोलेंगे। उसके बाद दूसरा होता है कैटाटोनिक स्टूपर। अभी कैटाटोनिक स्टूपर क्या होता है, तो ऐसे कैटाटोनिक एक्साइटमेंट में तो क्या होता था, पेशेंट दूसरे के साथ मारपीट करता था, उसकी मसल स्टोन काम करती थी, लेकिन कैटाटोनिक स्टूपर में पेशेंट म्यूट एंड मोशनलेस हो जाता है, पेशेंट एक जगह बैठा रहेगा, कोई भी एक्टिविटी नहीं करेगा, उसके हाथ ऐसे एक ऊपर करोगे तो 1-2 मिनट तक हाथ ऊपर रखेगा और उसके बाद रखेगा, दूसरा हाथ ऊपर करोगे तो 1-2 मिनट तक वो हाथ ऊपर रखेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कैटाटोनिक स्टूपर बोलेंगे। तो कोई भी बिहेवियर नहीं करेगा पेशेंट, कोई भी फेशियल एक्सप्रेशन नहीं होगा पेशेंट में, इफेक्ट नहीं होता है पेशेंट में, फ्लैट इफेक्ट हो जाता है, ब्लंट इफेक्ट हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कैटाटोनिक स्टूपर बोलने वाले हैं। कोई भी उसके फेस पे इमोशन या एक्सप्रेशन नहीं होगा पेशेंट में। तो ये हमारा हो गया कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया, फोर्थ टाइप हो गया जिसका नाम है कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया। अब ये कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया वाले पेशेंट को ईसीटी इलेक्ट्रो कन्वर्जन थेरापी दे सकते हैं क्या, दे सकते हैं, क्योंकि ऐसे पेशेंट को हम शॉक देंगे तो पेशेंट क्या हो जाएगा, रिकवर हो जाएगा। तो ऐसे पेशेंट में ईसीटी क्या होती है, इफेक्टिव होती है, क्योंकि ईसीटी देने के बाद पेशेंट रिकवरी फ्रॉम डिजीज हो सकता है। तो इस पेशेंट का प्रोग्नोसिस कैसा हो गया, तो इस पेशेंट का प्रोग्नोसिस होता है बेस्ट होता है, कैसा होता है, द पेशेंट रिकवरी फ्रॉम डिजीज, पेशेंट कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया में पेशेंट रिकवर हो जाएगा, उसका प्रोग्नोसिस बेस्ट होता है। तो ये हमारा फोर्थ टाइप होता है जिसका नाम है कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया। तो ये हमारे टाइप इधर फिनिश होते हैं। अब हम पढ़ेंगे साइन एंड सिम्टम कौन से होंगे, दूसरे पार्ट में हम पढ़ेंगे। इधर हमारा सिजोफ्रेनिया का फर्स्ट पार्ट फिनिश होता है, दूसरे पार्ट में हम साइन एंड सिम्टम पढ़ेंगे, उस सिजोफ्रेनिया का डायग्नोसिस कैसे करते हैं, उसका मेडिकल मैनेजमेंट क्या होगा, सिजोफ्रेनिया का साइकोथेरेपी कौन कौन सी देने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं। तो इधर हमारा फर्स्ट पार्ट इधर फिनिश करते हैं।